हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? सबसे पहले तो ये देखिए, ये तीनों डी ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने लिखा हुआ है। 3D सीरीज़ है, ये 4D सीरीज़ है, ये 5D सीरीज़ है। 6D सीरीज़ भी होता है लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि कॉम्प्लिकेट हो जाता, समझाने के लिए बस ये तीनों स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया है। और ये तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 3D सीरीज़ का, ये 4D सीरीज़ का, ये 5D सीरीज़ का, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते कौन से हैं? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वैसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है, ठीक है। सिंपली समझिए, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल में घुस जाता है, ब्लॉक नहीं, डी ऑर्बिटल में घुस जाता है। यानी इन सारे में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डी ऑर्बिटल में घुस जा रहा होगा। ये देखिए 3D 1 to 10 है, यानी है ना 3D 1 to 10। ये तो 4s में भी 1 to 2 में ये वो होता है, फ्लक्चुएट करता है क्योंकि हाफ फील्ड और स्टेबिलिटी में भी आ जाता है, आगे हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन ये देखिए, ये 3D में 1 to 10, 4D में, इसमें इस वाले केस में जब 4D सीरीज में जाएंगे तो 4D में इलेक्ट्रॉन घुसता है, तो इसीलिए। और 5D सीरीज में जब जाएंगे तो 5D में इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में घुसेगा 1 to 10 में, यानी कि इलेक्ट्रॉन घुस रहा है डी ऑर्बिटल में। इसमें 3D 5D 1, 5D 2, 5D 3, 5D 4 ऐसे करके घुसते जाता है सब में इलेक्ट्रॉन। तो वैसे एलिमेंट जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में घुसे उसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब डी ऑर्बिटल क्या होता है, कहाँ से आया डी ऑर्बिटल कौन सा शेल में कैसे होता है, ये सब जानने के लिए मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। उसको आप लोग क्लास 10th का एक बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो है, उसको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। मैं वहाँ से आप जा करके आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा डी ब्लॉक क्या होते हैं। और डी में डी ऑर्बिटल डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये भी समझ में आपको उसमें से आ जाएगा। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ गैदर कर रहा है, क्योंकि डी जो होता है, डी सबशेल होता है, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल डी सबशेल में होते हैं। इसीलिए ये 10 है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ये घुस रहा है इसी में। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ से पेयर हो जाएगा। छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इसीलिए यहाँ 1 to 10 लिखा हुआ है। इसीलिए यहाँ 1 to 10 लिखा हुआ है ना। एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, इसीलिए 0 1 मैक्सिमम 2 हो सकता है। 1 होगा, 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, इसीलिए 0 to 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग ZnCdHg इस वाले ग्रुप को भी रख देते हैं, इस वाले ग्रुप को। जबकि ये ग्रुप जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें जो 3D ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड होता है, ठीक है, पार्शली फिल्ड नहीं होता है उसमें। यानी कि पूरा 10, 3D 10, 4D 10, 5D 10 ऐसे होता है इस तीनों में, ठीक है ना। 10 10 होता है, तो इसको तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि जिसमें कि कम हो, जिसमें कि पार्शियली फिल्ड हो, यानी कि आधा अधूरा, जैसे कि 10 पूरा 10 तो हो गया कि फुली फिल्ड हो गया, जिसमें कि आधा अधूरा फिल्ड हो वही डी ब्लॉक में आएगा। तो ये सब में आधा अधूरा फिल्ड होता है, तो ये सब तो डी ब्लॉक में आ सकते हैं। लेकिन इसको भी हम लोग डी ब्लॉक में, ये तीनों डी ब्लॉक में आएंगे नहीं, क्योंकि ये तीनों का जो डी ऑर्बिटल होता है वो फुली फिल्ड होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको इसके साथ रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि हम लोग का जो पढ़ाई है वो इजी वे में हो जाए और इसका प्रॉपर्टीज भी थोड़ा बहुत मिलता है, इसीलिए इसको साथ में हम लोग इसके रख देते हैं, ठीक है। जबकि ये तीनों ट्रांजिशन में एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग इसको याद करने के तरीके में, ठीक है। एक और बात, इसको, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? तो अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये इसके लेफ्ट साइड में क्या होता है, एस ब्लॉक होता है ना। एस ब्लॉक यहाँ पर होता है। अब एस ब्लॉक जो होता है, जो कि यहाँ पर एस ब्लॉक जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने का कैपेसिटी होता है। मेटल्स होते हैं ना वो लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखते हैं। और इधर में जो होते हैं डी ब्लॉक के जो इधर होते हैं वो पी ब्लॉक होते हैं, है ना। तो पी ब्लॉक क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव
कैरेक्टर दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर हो रहा है। तो इसीलिए ये ट्रांजिशन दिखा रहे हैं, ये बीच में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो ये लोग बीच में पढ़ रहे हैं। तो बीच में जब पढ़ रहे हैं तो इसीलिए इसको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह दिया। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशन दिखाते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एस एलिमेंट्स टू इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ पी एलिमेंट्स, है ना। तो ये हो गया इसका एक और डेफिनेशन, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग डी ब्लॉक को क्यों कहते हैं, तो ये एक रीज़न हो गया। अब चलते हैं हम लोग कुछ ट्रिक्स के तरफ, जिसको याद करने का कुछ ट्रिक्स है, ठीक है, कि अब इसको कैसे याद करना है हम लोग को। तो अब देखिए, सबसे पहला ग्रुप है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन इससे तो थोड़ा सा टफ होता है, इसीलिए इसका कोई ट्रिक लोग बना लेते हैं। तो मेरा अपना बनाया हुआ ट्रिक है, अगर आपको ये पसंद है तो आप भी इससे याद कर लीजिएगा, नहीं तो अगर कुछ आपका अपना ट्रिक है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ट्रिक क्या है, सबसे पहले रो के लिए सचिन तेंदुलकर, सबसे 3D सीरीज के लिए सचिन तेंदुलकर वेरी गुड, गुड अपने से आप लगा लीजिएगा, मन में रखिएगा, गुड कहीं पे है नहीं, गुड खुद से ऐसे ही लगाना है। सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेट मैन, फेको न्यू कजन, फेको न्यू कजन आया, फेको नाम का एक न्यू कजन आया है सचिन तेंदुलकर का, जिसको जो वेरी गुड क्रिकेट मैन, फेको न्यू कजन, उनका न्यू कजन है फेको नाम है उसका, फेको न्यू कजन, ठीक है। सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेट मैन, फेको न्यू कजन, ठीक है। ये पहला ट्रिक हो गया 3D सीरीज का। 4D सीरीज का आप ट्रिक हम लोग देखते हैं। ये यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो इसको देखिए, ये जिंदगी नई जिंदगी जो है, ये जिंदगी नई, मौन मतलब शांति, एकदम मौन तुझे रुक के बितानी पड़ेगी, ACD, CD कोई है, CD कोई लड़का है, ठीक है, उसको मैं कह रही हूँ कि ये नई जिंदगी जो है बहुत मौन और रुक के तुम्हें बितानी पड़ेगी। ये जिंदगी नई जिंदगी जो है, ये जिंदगी नई, मौन तुझे रुक में आपको याद रखना पड़ेगा कि रू मतलब रुथेनियम पहले आएगा, रोडियम, ये याद रखिएगा कि रुथेनियम पहले आएगा, रोडियम बाद में आएगा, ठीक है। रुक के बितानी पड़ेगी, ACD, तुझे ये नई जिंदगी जो है वो मौन रख करके रुक के बितानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सेकंड 4D सीरीज का ये ट्रिक हो गया। अब चलिए 5D सीरीज पे चलते हैं। ला हफ्ता वो रियोस आइलैंड पे गोल्ड मरकरी चुनती रही, ठीक है, ये खरीदती रही, कुछ भी बोलिए, खरीदती रही, ठीक है। ये आपको ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। देखिए, एक अंडमान निकोबार आइलैंड में एक रॉस आइलैंड है, ठीक है, रियोस आइलैंड आप लोग सुने भी होंगे, रियोस नाम है उसका, रॉस नाम है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे हम लोग याद करने के लिए रियोस आइलैंड कर देते हैं, ठीक है ना, रियोस आइलैंड। तो ला मतलब समझिए कि पूरे, ला मतलब कि पूरे, ठीक है ना, पूरे हफ्ता, वो पूरे वीक वो गोल्ड मरकरी चुनते रही। एक कोई लड़की है, ठीक है, जो कि ला हफ्ता, पूरे हफ्ता वो रियोस आइलैंड पे गोल्ड मरकरी खरीदती रही, वो खरीदती रही, पूरे वीक ही वो गोल्ड मरकरी खरीदती रही रियोस आइलैंड पर, ठीक है। तो ला हफ्ता वो रियोस आइलैंड पे गोल्ड मरकरी खरीदती रही। ये थर्ड ये सीरीज को, 5D सीरीज को याद करने का तरीका है, ठीक है। ये चीज़ आप तीनों सीरीज को याद करने का तरीका हम लोगों ने देख लिया अब, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे भरता है शेल। ये सब शेल कैसे, यहाँ पर से शुरुआत से 1-2 मैं दिखा देती हूँ कि कैसे भरता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई की तरफ में। अब देखिए, स्कैंडियम का हम लोग कैसे लिखेंगे, स्कैंडियम का लिखेंगे हम लोग आर्गन 18 तो इसमें है ही, 18 उधर में भर गया था, फिर 4s पहले भर जाता है, 3d1, ठीक है, 3d1, यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, ठीक है। स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम का कैसे लिखेंगे, आर्गन का वैसे ही लिखेंगे, आर्गन के अंदर 18, 4s2, 3d2, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम का कैसे लिखेंगे, आर्गन 18, 4s2, 3d3,
ठीक है। 3D3 देखिए कौन सा भर रहा है, कौन सा ऑर्बिटल भर रहा है, डी ऑर्बिटल भरते जा रहा है, देखिए है ना। इसीलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि इसमें सारा डी ब्लॉक में भरते। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन सब में डी ब्लॉक में जा रहा है। क्रोमियम में आपको देखना पड़ेगा, आर्गन 18 4s1 3d5 ऐसे हो जाता है। ये ऐसे क्यों हो गया, जबकि इसको तो होना चाहिए था 4s2 3d4 होना चाहिए था। देखिए इसका रीज़न ये है कि 3d4 ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3d में मैंने आपको बताया था 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। ये d 3d ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो जब 4 भर गए हैं तो ऐसे में, और यहाँ पर 4s2 यहाँ पर है ऐसे 4s2 3d4 ये होना चाहिए था, है ना। 4s2 3d3 था जब तक यहाँ पे, तो क्रोमियम में होना चाहिए था 4s2 3d4, है ना। यहाँ पे मान लीजिए मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे होना चाहिए था 4s2 3d4 होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था 4s, ये 4s है यहाँ पे। लेकिन ये ऐसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के साथ इन्वॉल्व है। ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने इस वाले में खींच लेगा, ठीक है। तो कैसे बन जाएगा, 4s में एक और इस सब में एक 3d। अब देखिए क्या हुआ, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया ये हाफ फील्ड, फुली फील्ड तो नहीं है ये हाफ फील्ड, लेकिन स्टेबिलिटी हो गया ये, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये देख रहे हैं, ये पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये स्टेबल हो गया। अब ये जो 3d ऑर्बिटल है, ये इसके पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये सिमेट्रिकल हो गया नेचर में, एकदम सिमेट्री हो गया, है ना। एक भी खाली नहीं है। इसीलिए ये क्या करता है, ये 3d4 में नहीं रह करके एक इलेक्ट्रॉन मांग करके 3d5 तरह से बना लेता है, ठीक है। समझ गए? क्योंकि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, और ये एकदम ये अच्छा दिखने में भी अच्छा लगता है कि हाँ 3d5 में इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसको कहा जाता है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। ये स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, इसीलिए ये 3d5 ऐसे करके बना देता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि हम लोग 3d4 क्रोमियम में क्या हो जाएगा 3d5 4s1। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी हो जाता है, इसीलिए, ठीक है। पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल 5 भर जाते हैं, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए क्रोमियम। अब मैंगनीज में जाएंगे हम लोग। मैंगनीज यहाँ पे जाते हैं, तो मैंगनीज में तो नॉर्मल वही S भर जाएगा। फिर देखिए मैंगनीज में भी D नहीं भरेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो पहले S भरना चाहेगा। फिर यहाँ पे 4s2 हो जाएगा, 3d5। अब भरेगा 6 मैंगनीज के बाद आयरन Fe, आर्गन 18 4s2। यहाँ के बाद यहाँ पर d6 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये स्टेबल है, एक्स्ट्रा स्टेबल है यहाँ पर भी एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो ये तब तक स्टेबल रहना चाहता है जब तक ये रह सकता है। यहाँ पे 1 था, तो पहले ये 2 हो गया, अब ये 2 हो गया, अब ये 2 से ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि S के पास एक ही ऑर्बिटल है। S के पास एक ही ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम 2 ही रख सकता है ना, तो ये तो इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है। तो अब 3d को ही बढ़ना पड़ेगा। तो अब ये मुश्किल से ही, लेकिन ये बढ़ेगा 3d6, ठीक है। तो ये आयरन हो गया। आयरन को अब कोबाल्ट आर्गन 18 4s2 3d7 कोबाल्ट। अब यहाँ पर निकल का हो जाएगा आर्गन 18 4s2 3d8। अब फिर से आप सोचिए, निकल कॉपर में फिर से क्रोमियम का तो मैंने ऐसे लगा दिया है, इसका अलग थोड़ा सा, क्योंकि स्टेबिलिटी हाफ फील्ड से जुड़ा हुआ है। कॉपर में क्या होगा? कॉपर में आप देखिए, समझिए कॉपर में 18 है। क्या ये ऐसे जाएगा 4s2 3d9? ऐसे होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन क्या ये ऐसे जाएगा 3d9 में आप देखिए कैसे ये दिख रहा है। 4s2 ये 4s है और ये 3d है,
3D 4s2 में, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या सिमेट्रिकल आपको लग रहा है? ये सिमेट्रिकल तो नहीं है, ये सब में 2 2 है, इसमें 1 है सिर्फ। अगर ये इसको खींच करके इसमें ले दे तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये यहाँ पे से 1 गायब हो जाएगा, है ना। तो ये फिर से वैसा ही स्टेबिलिटी, अब ये फिर से वैसा ही हो गया, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना। फिर से देखिए 2 2 2 2 2 2 2 2 सब में भर गया, है ना। तो फिर से ये वैसा ही वही काम करेगा जो कि ये क्रोमियम में किया था। ये क्या करेगा, 4s ये 1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर 3d 10 हो जाएगा कॉपर, ठीक है। अब जिंक में क्या हो जाएगा, जिंक में 1 ये भर जाएगा, जिंक में आर्गन। देखिए यही जिंक में मैं कह रही थी कि ऑलरेडी 10 होता है, जिंक में मैंने बताया था ना कि ऑलरेडी 10 होता है, फिर भी इसको हम लोग रखते हैं साथ में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s2 3d 10, ठीक है। तो कॉपर भी एक एक्सेप्शन है। ये दोनों, अब क्रोमियम और कॉपर में आप समझ गए कि क्या हो रहा है। क्रोमियम और कॉपर में इन दोनों में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जा रहा है, हाफ फिल्ड सबशेल और फुल फिल्ड सबशेल में। यहाँ पे फुल फिल्ड, कॉपर में क्या हो रहा है, देखिए फुली फिल्ड सबशेल हो गया, 3D फुली फिल्ड हो गया, तो ये एकदम स्टेबल हो गया है। तो इसीलिए इसको ये ऐसे दिखा देता है, इसमें से एक ले करके 10 अपना बना लेता है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया, ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया, ये भी एक्स्ट्रा स्टेबल है, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है ना। 5 होता है, 5 में पांचों भर गया तो हाफ फिल्ड हो गया, और 5 में 10 भर गया तो फुल फिल्ड हो गया, है ना। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल, इसीलिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, ठीक है ना। क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, एक सिमेट्री जैसा बन गया, एक तरह का हो गया, कोई भी कम नहीं कोई भी ज्यादा नहीं। यहाँ पर भी 3d 10 में भी बनता है, और 3d 5 में भी ऐसे करके बन गया, 1 2 3 4 5 3D। ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, 10 हो या 5 हो, यही हो गया। यहाँ पे क्रोमियम में 5 था, कॉपर में 10 है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है, 4s1 3d 10, ठीक है। तो ये तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग बढ़ते हैं एटॉमिक रेडियाई की तरफ में। देखिए एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड अगर आप समझ जाएंगे ना, तो उसके बाद आप एटॉमिक वॉल्यूम का भी ट्रेंड समझ जाएंगे, एटॉमिक डेंसिटी का भी ट्रेंड समझ जाएंगे आप, ठीक है। बस एटॉमिक रेडियाई का आप समझिए कि कैसे रेडियाई होता है। तो देखिए एटॉमिक रेडियाई स्कैंडियम से लेकर टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम बढ़ते जैसे ही हम लोग बढ़ते जाते हैं इधर में, तो एटॉमिक रेडियाई छोटा होते जाता है, ठीक है। मतलब कि पहले इतना बड़ा था तो इतना छोटा हुआ, फिर वैनेडियम पे और छोटा हो गया, क्रोमियम पे और छोटा हो गया, क्रोमियम के बाद मैंगनीज पे और छोटा हो गया, मैंगनीज के बाद ये बढ़ना, ये एक ही तरह का रहने लगता है, बढ़ता नहीं है, एक ही स्टेबल हो जाता है। इसके बाद ये और छोटा नहीं होता है इधर में, ठीक है। यहाँ से क्रोमियम के बाद मैंगनीज से ये छोटा नहीं होता है, ठीक है। मैंगनीज के बाद से यहाँ से ये छोटा नहीं होता है, और छोटा नहीं होते लास्ट में यहाँ तक एकदम एक ही जैसा रहता है, और फिर यहाँ पे बढ़ जाता है, यानी कि लास्ट में जिंक में बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि स्कैंडियम यहाँ पर इतना बड़ा है, स्कैंडियम इतना बड़ा है, तो टिटेनियम इतना हुआ, फिर वैनेडियम इतना हुआ, फिर क्रोमियम इतना हुआ, फिर मैंगनीज इतना हुआ, मैंगनीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसे हो जाता है, ठीक है। आप बात समझ रहे हैं मेरी। तो ये स्कैंडियम हो गया, टिटेनियम लिख नहीं सकती हूँ मैं, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, लेकिन समझिए वही है, जिंक है ये। तो ये ऐसे क्यों होता है कि पहले ये घट रहा है, घटते जा रहा है, फिर बीच में ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एकदम स्टेबल है, एकदम एक ही जैसा है, ठीक है, और लास्ट का एक ये बढ़ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए इसका रीजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखिए 3D स्कैंडियम का, देखिए ये सिर्फ डी में आपको ध्यान देना है, डी में आप ध्यान दीजिए, 4s को भूल जाइए, डी में देखिए 3d 1, जैसे ही टिटेनियम में बढ़े 3d 2 हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। अब जब इलेक्ट्रॉन एक आएगा तो पॉजिटिव चार्ज भी तो बढ़ेगा, जैसे कि स्कैंडियम में क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में और 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 3d 1, मान लीजिए कि ये डी सबशेल है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अब टिटेनियम में क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज है और
2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, 3d2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन और ज़्यादा हो जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज से। ये न्यूक्लियस उस दोनों को और तेज खींचेगा, क्योंकि इसके अंदर भी 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो इसके अंदर भी, अब जो एक और, अब ये ले लीजिए, इसके अंदर 3 है, तो इसको और ये तेजी से खींचेगा अपने अंदर, और तेजी से खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ तो ये सिकुड़ता जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है, और इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, जो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स प्रोटॉन भी बढ़ रहा है ना। न्यूक्लियस के अंदर उतना ही से प्रोटॉन, जैसे कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो प्रोटॉन भी तो बढ़ा न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ा। तो प्रोटॉन जब बढ़ेगा तो और तेजी से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो एटम छोटा हो जाएगा, है ना, एटम छोटा हो जाएगा। 2 से 3 हो गया तो और एटम छोटा हो गया, 3 से 5 हो गया और एटम छोटा हो गया, 5 से 5 रहा, एटम वैसा ही रहा। 5 से जब 6 हुआ तो यहाँ से छोटा नहीं हुआ। इसका रीजन क्या है कि 5 से 6 में देखिए क्या हो रहा है, 3D है, ठीक है। 5 तक तो श्रिंक हो रहा था, खींच रहा था, खींच रहा है 6 में भी, फेरस में भी खींच रहा है। लेकिन फेरस में क्या हो रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, यानी 3d6 इसमें ये। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने लगा। तो रिपल्सन क्या कर रहा है, रिपल्सन एटम को बड़ा कर रहा है रिपल्सन, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने लगा। यहाँ पे देखिए पेयरिंग स्टार्ट हो गया, यहीं से पेयरिंग स्टार्ट हो गया। कहाँ से, फेरस से पेयरिंग स्टार्ट हो गया। तो रिपल्सन इनको बढ़ा रहा है, और अट्रैक्शन जो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गया है तो इलेक्ट्रॉन तो उसको छोटा करेगा ही, जैसे पहले कर रहा था स्कैंडियम टिटेनियम में, तो छोटा करने में लगा है और एक इसको बढ़ाने में लगा है। तो ये ना तो बड़ा ही हो पा रहा है ना तो छोटा ही हो पा रहा है, इसीलिए सेम रह गया जैसे कि है। यही सेम चीज आपका इसमें हो जाएगा, फेरस कोबाल्ट में 3d7, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन 5 6 7, इसमें भी देखिए पेयरिंग दोनों हो गया। तो यहाँ पे रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहाँ इस दोनों में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ा देगा, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक रेडियस जो है उसको बढ़ाएगा। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और छोटा करेगा रेडियस को। तो ना तो रेडियस छोटा हो पा रहा है, ज्यादा सिकुड़ पा रहा है, ना तो बड़ा हो पा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होता तो ये और छोटा होते चला जाता, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अंदर में पेयरिंग के चलते आ जा रहा है तो ये थोड़ा सा फैल जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पेयरिंग होते चला जाता है, इसीलिए ये। और लास्ट में क्या होता है कि जब ये सारे जिंक में क्या है, जिंक में ऐसे है 3d10 हो गया, जिंक में पूरा 3d10 पूरा भर गया लास्ट में जिंक में, है ना। तो 3d10 जब जिंक में पूरा भर गया है तो जितना खींचना चाहिए उससे ज्यादा ये सारे में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लगा। ये सारे में, इस दोनों में हो रहा है, इस दोनों में हो रहा है, इस दोनों में हो रहा है, इस दोनों में, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एटम को एक्चुअली जितना खींचना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज भी इसको छोटा कर रहा है, न्यूक्लियस भी उसको खींच रहा है अपनी तरफ, लेकिन उससे ज्यादा ये बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एटम लास्टली बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो जिंक ये बड़ा बढ़ गया, जिंक देखिए कितना बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो यही ट्रेंड आपको 4D में भी है, यही ट्रेंड आपको 5D में भी है। इसको आप ध्यान से समझिएगा कि पहले बड़ा से छोटा छोटा होते जा रहा था क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था एटम पर, लेकिन फिर बाद में एक टाइम के बाद क्रोमियम मैंगनीज के बाद एकदम न्यूट्रल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी आ जाता है प्ले में, है ना। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काम करने लगता है तो वो एटम को फैलाने लगता है, एटम को। क्यों? क्योंकि पेयरिंग होने लगता है। 3D1 में पेयरिंग है क्या? 3D1 में पेयरिंग नहीं है। 3D2 में पेयरिंग है क्या? 3D2 में भी पेयरिंग नहीं है। 3D3 ये लोग कैसे है? 3D3 ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 3D1 3D2 3D3 पेयरिंग कहाँ है? पेयरिंग 3D4 3D5 पेयरिंग है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे ये सिकुड़ते जा रहा है ना। जब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा तब ये सिकुड़ना बंद हो जाता है। सिकुड़ना बंद हो गया, देखिए जब से पेयरिंग स्टार्ट हुआ ये सिकुड़ना बंद हो गया, लास्ट में ये बढ़ जाता है क्योंकि सब में पेयरिंग सब में इतना ज्यादा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है और वो एटम को बहुत बड़ा कर देता है, ठीक है। तो यही सेम ट्रेंड ये आपको सब में फॉलो होगा। आपका सेम ट्रेंड यही चीज है आपका एटॉमिक वॉल्यूम में भी। वॉल्यूम भी आप देख रहे हैं कैसे कैसे वॉल्यूम भी पहले बढ़ने पे छोटा होते जाता है। छोटा, मैंने बोला ना, जब एटॉमिक रेडियस आप समझ जाएंगे तो एटॉमिक वॉल्यूम भी समझ जाएंगे, एटॉमिक डेंसिटी भी समझ जाएंगे।
डेंसिटी जस्ट ये एटॉमिक वॉल्यूम का पहले हम लोग देख लेते हैं। एटॉमिक वॉल्यूम भी कैसे होगा, एटॉमिक वॉल्यूम पहले सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम हो जाएगा, उससे कम होना शुरू हो जाएगा, फिर उससे और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। आपको ऐसे लिखना होगा कि फ्रॉम स्कैंडियम टू टिटेनियम टू वेनेडियम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, सो वॉल्यूम डिक्रीजेज, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज इस पर अभी देखिए न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो रहा है इसीलिए। लेकिन आफ्टर मैंगनीज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी कम्स इनटू प्ले विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेज द वॉल्यूम एंड दी ट्राइज टू इंक्रीज द वॉल्यूम, यानी कि दो फैक्टर है, दोनों उल्टा उल्टा काम कर रहे हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम कर रहा है वॉल्यूम को, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है, रिपल्शन होगा तो क्या फैलेगा, है ना, रिपल्शन में फैलता है, तो वो जो न्यूक्लियस है उसको, वो जो एटम है उसको फैला रहा है, जबकि न्यूक्लियर चार्ज उसको घटा रहा है। इसीलिए ना तो फैलता है ना तो घटता है, और रिमेन क्या कर देता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता है। लास्ट में जाकर के वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम क्यों बढ़ता है? क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो एटम को बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, तो वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है ना। अब डेंसिटी जस्ट उल्टा होता है वॉल्यूम का, है ना, डेंसिटी जस्ट उल्टा होता है वॉल्यूम का। तो डेंसिटी में आपका लिखिएगा कि डेंसिटी इंक्रीजेज along the period, density increases, remains constant, इतना रीजन एकदम यही होगा आपका, remains constant from manganese to copper and then density decreases at zinc। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यानी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रेंड along the period। अब एटॉमिक रेडियाई अलोंग द ग्रुप, अब ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, ठीक है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि एक नया शेल ऐड हो रहा है। तो जब 3D से 4D में हम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस ऐसे इंक्रीज करेगा। देखिए पहले मान लीजिए, एक सेकेंड, ये तो अलोंग द पीरियड हम लोग पढ़ लिए। तो अब देखिए, अब रेडियस, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप कैसे होगा? तो मान लीजिए स्कैंडियम यहाँ पर है, स्कैंडियम यहाँ है, तो यट्रियम इतना बड़ा हो जाता है, यट्रियम इतना बड़ा हो जाएगा, यट्रियम, ठीक है ना। और लैंथेनम इतना बड़ा, लैंथेनम इतना ही रहता है, लैंथेनम ज़्यादा बड़ा नहीं होता है लैंथेनम। यहाँ पे भी देखिए टिटेनियम अगर यहाँ है, टिटेनियम अगर इतना है तो जिरकोनियम इतना बड़ा हो जाता है, जिरकोनियम। और हैफनियम उतना ही रहता है, हैफनियम उतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है। टिटेनियम, वेनेडियम अगर इतना है तो ये देखिए इतना बड़ा हो जाएगा नियोबियम, जबकि टैंटेलम इतना ही रहता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसे क्यों बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि एक एडिशन ऑफ न्यू शेल होता है। लेकिन यहाँ से यहाँ भी एडिशन ऑफ न्यू शेल हो रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि एफ एलिमेंट्स आ जाते हैं इसमें, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर लैंथेनम के बाद जो मैंने ये ऐसे बनाया है, यहाँ पर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स इसके बीच में होते हैं सारे के सारे। तो ये सब जो भी आप देख रहे हैं, ये सारे, ये रियोस, ये इतने जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, इन सारे में, इतने एलिमेंट्स में एफ ब्लॉक भरे हुए हैं। और एफ ब्लॉक अंदर में होते हैं एटम के, जो कि डिफ्यूज होते हैं, अच्छे से नहीं होते हैं वो लोग मतलब कि ऐसे होते हैं कि वो लोग शील्ड नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन तुरंत खींचा जाता है उन लोग से, मतलब कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर वो बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर वो उसको श्रिंक कर देते हैं, एटम छोटा हो जाता है बहुत एकदम। तो एटम, तो इसीलिए यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा शेल आना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा शेल आता नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन ये बढ़ता नहीं है, इसका जो साइज है वो बढ़ता नहीं है, ठीक है। साइज बढ़ता नहीं है, क्यों? क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं और एफ सबशेल इज वेरी डिफ्यूज्ड, बहुत डिफ्यूज्ड होता है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन, वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो खींच लेता है ना। पॉजिटिव चार्ज इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है इसको तुरंत खींच लेता है। ये एफ ब्लॉक है, एफ जो होता है ये तुरंत खींच लेता है, तो एटम को छोटा कर देता है वो, है ना। इसीलिए यहाँ से यहाँ नहीं ज़्यादा बढ़ता है आपका रेडियस, ठीक है। जबकि 3D
से 4D में रेडियस बहुत बढ़ता है, लेकिन 4D से 5D में रेडियस उतना नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत डिफ्यूज्ड होते हैं, इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते एटम श्रिंक कर जाता है, छोटा हो जाता है एटम, इसीलिए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हम लोग ने पढ़ लिया आज एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक डेंसिटी, एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक डेंसिटी में भी सेम ही तरह से यही सेम चीज़ जो मैंने बोला वही सेम चीज़ फॉलो होगा। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो भी है डी ब्लॉक का, वो पढ़ेंगे हम लोग, कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को, ताकि आपको आगे के वीडियोस के बारे में पता चले। तो थैंक यू फ्रेंड्स।